जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम संसार के जो महाद्वीप हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। अब से पहले हमने ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप का अध्ययन किया था। आज हम एशिया महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। यहाँ मैं एक बात और बता दूं, ये जो हम महाद्वीपों का अध्ययन कर रहे हैं ये केवल भूगोल की दृष्टि से ही नहीं, जीके की दृष्टि से भी इनमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं जो जीके में आते हैं, जो भूगोल के विद्यार्थी नहीं भी हैं उन्हें भी ये चीज़ें फायदा देती हैं। तो ये एशिया महाद्वीप के विषय में ये हमने एक रेखा चित्र बनाया है। पहले एशिया, ये एशिया है और ये यूरोप है। पहले एशिया और यूरोप एक ही महाद्वीप था जिसे हम यूरेशिया कहा करते थे, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप बन गया। तो इसके फिर दो भाग किए गए, पश्चिमी भाग को यूरोप और पूर्वी भाग को एशिया कहा जाता है। अब इन महाद्वीपों की जो बाह्य सीमाएं होती हैं वो सीमाएं प्राकृतिक मानी जाती हैं, तभी ये अलग अपने को अलग महसूस होता है कि ये महाद्वीप अलग है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बहुत बड़ा महाद्वीप बन गया, लेकिन इसको दो भागों में, जैसे कि ये यूरेशिया था, यूरेशिया को दो भागों में करने के विषय में जब सोचा गया तो अगर बराबर बराबर किए जाते तो ऐसे करते, लेकिन यहाँ पर कोई प्राकृतिक इस तरह की सीमा नहीं थी जिसकी मजबूरी में ऐसे इसके यूरेशिया के दो भाग नहीं किए जा सके। यहाँ पर यूराल पर्वत है, ये कैस्पियन सागर है, ये काला सागर है, इनको प्राकृतिक सीमा मानते हुए इस एशिया महाद्वीप के यहाँ से दो भाग कर दिए गए। इससे पश्चिम का भाग यूरोप हो गया और पूर्व का भाग को एशिया कहा जाने लगा। यहाँ एक देश है रूस, वो रूस दोनों महाद्वीप में आता है, यूरोप में भी और एशिया में भी, बहुत बड़ा देश है। तो इसके जब दो भाग किए गए तो रूस का कुछ भाग यूरोप में भी रह जाता है। अब इसका नाम एशिया क्यों पड़ा? ये जो एशिया है तो ये हिंदी भाषा आंसू का बिगड़ा हुआ रूप है, और आंसू का मतलब होता है उदित सूर्य, क्योंकि यहाँ पर ये बेरिंग जल संधि है, ये यहाँ पर प्रशांत महासागर है। इस प्रशांत महासागर से इधर ये उत्तरी अमेरिका है, इधर दक्षिणी अमेरिका है और इधर ये एशिया है। जब सूर्य उत्तरी अमेरिका में अस्त हो जाता है तो उस समय पूरे संसार में रात हो जाती है। केवल जब उत्तरी अमेरिका में सूर्य अस्त होता है तो उस समय पूरे संसार में रात हो जाती है। तो ये जो जल डमरू बेरिंग जल संधि है, इधर ये उत्तरी अमेरिका है, इधर ये एशिया है। इन दोनों के बीच में ये महासागर है, उत्तर में आर्कटिक सागर है, दक्षिण में प्रशांत महासागर है। ये यहाँ पर बीच में जो सागर है इसको बेरिंग जल संधि कहते हैं। यदि ये ना होती तो एशिया और उत्तरी अमेरिका आपस में मिले होते। तो जब उत्तरी अमेरिका में रात हो जाती है तो पूरे संसार में रात हो जाती है। उसके बाद में ये जो बेरिंग जल संधि है, इससे होता हुआ सूर्य जब पूर्वी एशिया की तरफ आता है तो ये जापान देश है, तो सबसे पहले सूर्य जापान में चमकता है। तो इस एशिया को उदित सूर्य का देश कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि सूर्य सबसे पहले एशिया में उदय होता है, इसके बाद पश्चिम में चला जाता है, यूरोप में होता हुआ, कुछ द्वीप हैं उनमें होता हुआ, अफ्रीका महाद्वीप में होता हुआ, और फिर यह उत्तरी अमेरिका में सूर्य आता है। इस तरह से 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में सूर्य पृथ्वी का एक चक्कर लगा देता है। तो इस एशिया का जो नाम एशिया पड़ा तो हिंदी भाषी आंसू का बिगड़ा हुआ रूप है। आंसू का मतलब है उदित सूर्य का स्थान। तो ये जापान जो है ये
उदित सूर्य यहाँ पर सबसे पहले जापान में सूर्य चमकता है, इसीलिए जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं। जनरल नॉलेज का ये प्रश्न है। तो इस तरह से ये एशिया महाद्वीप के नामकरण के विषय में मैंने आपको बताया। अब इसकी बाह्य सीमाएं देखिए। इसके उत्तर में यहाँ पर आर्कटिक सागर है, उत्तरी ध्रुव तक वो आर्कटिक सागर जाता है। इसके पूर्व में यहाँ पर ये प्रशांत महासागर है और ये बेरिंग जल संधि है तथा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इस बेरिंग जल संधि से होती हुई इस तरह से 180 डिग्री देशांतर रेखा भी यहीं से होकर गुजरती है। इसके दक्षिण में यहाँ पर हिंद महासागर है, इसके पश्चिम में यहाँ यूराल पर्वत है, यहाँ कैस्पियन सागर है, ये काला सागर है, ये भूमध्य सागर है, इधर ये लाल सागर है। इस लाल सागर से होते हुए यहाँ ये भूमध्य सागर है। इन दोनों के बीच में जो भूभाग है यहाँ पर एक नहर बना दी गई है जिसे स्वेज नहर कहते हैं। इस नहर से होते हुए जलयान ऐसे समुद्र से होते हुए स्वेज नहर से होते हुए भूमध्य सागर में चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। तो इस तरह से मैंने एशिया महाद्वीप की बाह्य सीमाएं बताई। तो एशिया के पश्चिम में यूरोप है और यूरोप और एशिया के बीच में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, यहाँ ये अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को ये स्वेज नहर अलग अलग करती है। इस तरह से ये मैंने एशिया महाद्वीप का आपको परिचय बताया। अब ये जो बेरिंग जल संधि है ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है तथा मुख्य रूप से जीके में ये पूछा जाता है। जैसे ये कैस्पियन सागर है, ऐसी यहाँ पर ये बेकाल झील है, ये बहुत बड़ी झील है। ये काला सागर है, ये इसे भी झील भी कहते हैं, लेकिन बड़ा आकार होने की वजह से काला सागर इसे कह देते हैं। ये जो एशिया महाद्वीप है तो इसमें विश्व की लगभग 60% जनसंख्या इस एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है। शेष 40% जनसंख्या संसार के जो अन्य स्थान हैं उन पर निवास करती है। ये जो एशिया जो महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में इस पृथ्वी की 3 रेखाएं यहां से होते हुए ये इस तरह से ये भूमध्य रेखा इस एशिया महाद्वीप में होकर गुजरती है। फिर यहां से होते हुए ये कर्क रेखा भी एशिया महाद्वीप में होकर गुजरती है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है और ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है तथा तीसरी जो आर्कटिक रेखा है वो भी 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसी महाद्वीप में होकर गुजरती है। तो इस महाद्वीप से होते हुए पृथ्वी की 3 रेखाएं गुजरती हैं। ये जो महाद्वीप है यहाँ पर देखिए ये अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये दक्कन का पठार है और ये यहाँ पर चीन का प्रायद्वीपीय चीन है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? पृथ्वी का वह भूभाग जो कम से कम 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है और बड़ा आकार होता है, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। इनमें से ये जो अरब का प्रायद्वीपीय भाग है ये बड़ा भाग है। ये जो एशिया महाद्वीप है, इस महाद्वीप में संसार की सबसे प्राचीन स्थल भाग भी पाए जाते हैं। इसमें संसार के जो प्राचीनतम स्थल भाग हैं उनमें नंबर 1 अंगारालैंड,
और दूसरा गोंडवाना लैंड। ये मैंने जब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जानकारी दी थी तब मैंने बताया था कि ये जो पूरी पृथ्वी थी, इस पृथ्वी के 2 भूभाग थे। उसका छोटा सा परिचय मैं आज फिर आपको बता ही देता हूं। पहले ये जो पृथ्वी थी इस तरह से इसका आकार था और इसको कहते थे पेंजिया। इसके बीचों बीच होते हुए इस तरह से एक सागर था जिसे टेथीस सागर कहते थे। इसके उत्तर में ये अंगारा लैंड था और ये गोंडवाना लैंड था। जब ये पृथ्वी का आकार इस तरह का था, ये गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ खिसकना शुरू हुआ, अंगारा लैंड वहीं पर रुका रहा, जिससे ये बीच का जो टेथीस सागर था, भूद्रोणी थी, ये भूभाग ऊपर उठ गया, जिससे यहाँ पर पर्वत बन गए। और उसी समय ये जो पृथ्वी के 2 भाग थे ये कुछ टुकड़ों में टूट गए, जिससे पृथ्वी का जब आज हम पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर देखते हैं उनका निर्माण उसी समय पर हुआ था। तो ये जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में ये दोनों प्रकार की स्थल भाग, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, दोनों प्रकार के प्राचीन स्थल भाग इस एशिया महाद्वीप में आज भी मौजूद है। जबकि बहुत परिवर्तन हुए हैं, अब से लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी जो प्राचीन भूभाग हैं वो आज भी इस एशिया महाद्वीप में मौजूद हैं। इस एशिया महाद्वीप में यहाँ पर एक देश है नेपाल, और उस देश में एक पर्वत है एवरेस्ट पर्वत। ये संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इस पर्वत चोटी की जो ऊंचाई है वो 8,850 मीटर है। नेपाल के अंदर आता है, ये भारत के उत्तर में है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। ये जो पर्वत है, इस पर्वत को सागर माथा भी कहते हैं। जीके में ये मानो पूछा जाए कि सागर माथा किसे कहते हैं, तो ये जो एवरेस्ट पर्वत है इसी को सागर माथा भी कहा जाता है। ये जो भारत है, इस भारत के उत्तर में यहाँ पर है तिब्बत का पठार। ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ पठार है। ये बहुत ऊंचाई पर है और यहीं पर है एक पामीर का पठार। वो जो पामीर का पठार है उसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है, लेकिन बहुत ऊंचा होते हुए भी समतल है, इसलिए उस पामीर के पठार को संसार की छत भी कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आ जाते हैं कि संसार की छत किसे कहा जाता है। तो ये मैंने बताया कि पामीर के पठार को संसार की छत भी कहते हैं। अब ये एशिया महाद्वीप की जो अलग अलग क्षेत्रों में विशेषताएं हैं उनके विषय में मैं बताऊं। यहाँ पर एक देश है चीन। चीन देश में संसार की सबसे अधिक, मतलब संसार के जो देश हैं उन देशों में सबसे अधिक जनसंख्या इस चीन में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर जनसंख्या भारत में पाई जाती है। यहाँ पर मैंने एक बात और
आपको बताऊं, ये जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो पूरे महाद्वीपों का 30% क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर इस एशिया महाद्वीप में कुछ ऐसे भी देश हैं जिनकी बाह्य सीमा समुद्र से स्पर्श नहीं होती। ज्यादातर देशों की जो बाह्य सीमाएं हैं वो कहीं ना कहीं समुद्र से स्पर्श होती हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनकी बाह्य सीमाएं समुद्र से स्पर्श नहीं होती। उनमें कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान व किर्गिस्तान, लाओस, ये जो देश हैं, ये देश की जो बाह्य सीमाएं हैं वो समुद्र से स्पष्ट नहीं होती। जब ये समुद्र से स्पर्श नहीं होती तो इन देशों को स्थल रुद्र देश कहा जाता है। मतलब भूमि से घिरे हुए देश इन्हें कहा जाता है। ये यहाँ पर मैं एक बात और बताऊं, इनमें लाओस फ्रांसीसी उपनिवेश है। जहाँ पर लाओस, वो जो फ्रांस देश है इधर यूरोप में, उसका उपनिवेश मतलब उसका कब्जा है लाओस पर, लेकिन अब नहीं है, पहले कब्जा था। जैसे कि भारत पर भी था इंग्लैंड का कब्जा, लेकिन अब वो कब्जा उनका हट गया है। यहाँ सबसे लंबी नदी यांगत्से है तथा सबसे गहरा सागर मृत सागर है। ये मृत काला सागर जैसे कहते हैं, इसकी जो गहराई है 397 मीटर गहरा है। ये इसे मृत सागर भी कहते हैं। मृत सागर इसलिए कहते हैं कि इस सागर में पानी आता तो है, लेकिन इसका पानी कहीं बाहर जाने का रास्ता नहीं है, तो यहीं पर उसका वाष्पीकरण होता है और वाष्प बनकर पानी ऊपर उड़ता है। लेकिन जब इसमें पानी आता है तो आने पानी के साथ में बहुत से विषैले पदार्थ भी इस काला सागर में आ जाते हैं। फिर पानी तो वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है, लेकिन जो विषैले अन्य पदार्थ हैं वो यहीं पर रह जाते हैं, जिससे बताया ये जाता है कि इस सागर के ऊपर होते यदि कोई पक्षी उड़ता है तो वो भी पक्षी इससे निकलने वाली विषैली गैसों से बेहोश होकर इसमें गिर जाता है और मर जाता है। तो इसलिए इसको मृत सागर भी कहा जाता है। ये इस एशिया महाद्वीप में ये जो बेकाल झील है, ये झील लेकिन इसकी भी गहराई 1940 मीटर है और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरी ये बेकाल झील है। यहाँ पर ये फिलीपींस देश है। ये जो फिलीपींस देश है, इस फिलीपींस देश के पास में यहाँ पर मेरियाना समुद्र में मेरियाना नाम की गर्त है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर संसार की सबसे गहरी समुद्र की जो तली है, यहाँ संसार में सबसे गहरी समुद्र की तली है। इसकी जो गहराई है 11,022 मीटर है। ये फिलीपींस के पास में है मेरियाना गर्त, इसका नाम है मेरियाना। तो ये भी एशिया के पास ही पाई जाती है, फिलीपींस के पास। यहाँ ये जो रूस देश है, तो इस एशिया महाद्वीप में जो रूस का भाग आता है उसको साइबेरियाई भाग कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा भूभाग है रूस का, और रूस का छोटा सा भाग
उधर यूरोप में भी आता है। तो ये जो साइबेरियाई क्षेत्र है, इसी में यहाँ पर बर्फोयांश नाम का एक स्थान है, जो संसार का सबसे ठंडा, जाड़े के जनवरी के महीने में सबसे अधिक ठंड यहाँ पर पड़ती है। -67 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान रहता है। इधर यहाँ पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो नाम का एक स्थान है, वो संसार का सबसे मई जून के महीने में गर्म स्थान होता है। वहाँ का तापमान 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इस तरह से फिर यहाँ पर एक पेंगांग झील है, जो तिब्बत के पठार और लद्दाख से मिलती है। ये जो पेंगांग झील है, ये पर्वतीय क्षेत्र में है, ऊंचाई की दृष्टि से बहुत ऊंचे स्थान पर है, लेकिन फिर भी यहाँ झील है। और ये जो झील है, खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील होने का कारण वही है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, कि इस काला सागर में पानी आने का स्थान तो है, लेकिन जाने का नहीं है। इसी तरह यहाँ पर जो पेंगांग झील है, उसमें कहीं ना कहीं से पानी आता तो है, लेकिन पानी जाने का कहीं स्थान नहीं है। तो जो पानी इसमें होता है वो वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है, और जो धरातल से नमकीन पदार्थ घुल कर पानी में यहाँ पर आते हैं, वो यहीं पर रह जाते हैं, जिसके वजह से ये जो झील है वो खारे पानी की झील हो गई है। यहाँ पर एक बात और बताऊं, ये जो भारत है, भारत के यहाँ उत्तर पूर्व में मानसराम नाम का एक स्थान है, वहाँ संसार की सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर लगभग 11,405 मिलीमीटर तक वर्षा यहाँ पर हो जाती है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर कीपनुमा आकृति में गारो खासी जैंतिया नाम की 3 पहाड़ियाँ हैं, जिन पहाड़ियों का जो मिलान स्थान है इस तरह से है कि ऐसे, और इधर से मानसून जाता है। मानसून जब इनसे टकराता है, आगे रास्ता बंद है, पहाड़ियाँ इस तरह से हैं, और इनसे टकरा कर मानसून ऊपर को उठता है, और ऊपर उठकर वो मानसून वहीं पर वर्षा कर देता है, जिससे संसार की सबसे अधिक वर्षा मानसराम में, यहाँ भारत के उत्तर पूर्व में, भारत में ही है ये स्थान, वहाँ पर होती है। यहाँ पर एक बात मैं और बताऊं कि ये यहाँ पर चीन देश है। इस चीन देश में संसार की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। ये रेलवे लाइन यहाँ लासा से चीन के तिब्बत के लासा से चीन के जिंगआई स्थान तक इस तरह से जाती है। इसकी ऊंचाई 5072 मीटर है। इसी तरह यहाँ एक संसार की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। ये जो संसार की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन लगभग 9000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। इधर यहाँ लेनिनग्राड से यहाँ व्लादिवोस्टोक तक ये रेलवे लाइन जाती है। इस रेलवे लाइन को ग्रांड साइबेरियन रेलवे लाइन भी कहा जाता है। जब जाड़ी का मौसम होता है तो ये रेलवे लाइन बर्फ जम जाने के कारण बंद भी हो जाती है। गर्मी की ऋतु में तो ये चालू रहती है, लेकिन गर्मी की ऋतु में, जाड़ी की ऋतु में बर्फ जम जाने के कारण बर्फ इस रेलवे लाइन को ढक लेती है, जिससे यहाँ पर रेल यातायात आर पार नहीं हो पाता। जहाँ जहाँ बर्फ दाब लेती है वहाँ का यातायात रुक जाता है, अन्य स्थानों पर चलता रहता है। यहाँ ये श्रीलंका है। इस श्रीलंका में एक नदी है, जिस नदी को महावेली गंगा नदी कहती है। इस श्रीलंका में वो नदी है, जैसे भारत में गंगा नदी है, इसी तरह लंका में यहाँ पर नदी है, उसको महावेली गंगा नदी कहा जाता है।
यहाँ मैं एक बात और बताऊं कि भारत में यहाँ पे एक गोरखपुर स्थान है, गोरखपुर। यहाँ पर संसार का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 1.3 किलोमीटर है। इससे पहले रेलवे प्लेटफॉर्म जो था वो एक अन्य स्थान पर था, लेकिन अब जो है वो पहले जो था इसी के पास आगे खड़गपुर है वहां पर था। तो अब गोरखपुर जो है इसका जो स्थान है प्लेटफॉर्म की दृष्टि से एशिया में नंबर 1 पर है। यहाँ ये जो चीन देश है और इधर ये जापान देश है, तो ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से क्यूरोसिवो की गर्म जलधारा इधर को जाती है और यहाँ से उत्तर को घूम जाती है। फिर इधर से कनारी की ठंडी जलधारा आती है। ये दोनों जलधारा यहाँ चीन के पूर्व में और जापान के पश्चिम में आपस में टकराती हैं, जिनसे यहाँ कोहरा उत्पन्न हो जाता है। और उसके साथ साथ ये जो धाराएं यहाँ को आती हैं, इन धाराओं के साथ में मछलियों के भोजन से संबंधित जो पदार्थ हैं, घास वगैरह, वो बहकर आ जाती हैं। तो संसार की सबसे अधिक मछलियां यहाँ पर पकड़ी जाती हैं। इसे कहते हैं ग्रांड बैंक।